Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly three issues. First issue is should Ladakh get statehood? Second issue is related to Panchayati Raj system in India. And third issue is study finds the Ganga river is drying faster than in 1300 years. So let's discuss all the issues in detail. Should Ladakh get statehood? In this lecture we will discuss about Ladakh statehood demand and inclusion in 6th schedule. Why news? Prominent educationist and climate activist of Ladakh, Sonam Wangchuk, was detained under National Security Act (NSA) 1918 and taken to Jodhpur Central Jail in Rajasthan. Prominent educationist and climate activist सोनम वांगचुक को एनएसए के अंडर डिटेन कर लिया गया है एंड राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर उन्हें रखा गया है. Mr. Wangchuk was on the 15th day of the 35-day hunger strike when violence protest erupted in Leh city. मिस्टर वांगचुक की कुछ डिमांड थी और उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्होंने 35 डे हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया था और यहाँ पर कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट इरुप्ट होते हैं जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है. The Union government has accused him of instigating the violence. Ladakh, which was turned into a UT in 2019, has been protesting for statehood and tribal status under the 6th schedule of the Constitution. Should Ladakh get statehood? यूनियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एलिगेशंस पुट किए हैं कि ये वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे थे. लद्दाख 2019 में एक यूटी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था. तब से लेकर अब तक लद्दाख के अंदर लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल स्टेटस गिवन करने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं. क्या लद्दाख को स्टेटहुड गिवन किया जाना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस आर्टिकल के अंदर करेंगे. व्हाट आर दियर डिमांड्स? लद्दाख के पीपल की मेन डिमांड्स क्या है? दे हैड 4 डिमांड्स. नंबर 1, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 2, स्टेटहुड. नंबर 3, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड कारगिल. नंबर 4, फिलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज. लद्दाख के पीपल का मेनली 4 डिमांड्स हैं. फर्स्ट डिमांड उनका लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन कराना है. सेकंड डिमांड लद्दाख को स्टेटहुड गिवन कराना है. थर्ड डिमांड लेह एंड कारगिल के लिए सेपरेट लोकसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं. नंबर 4, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज जो वैकेंट है उनको फिल करने के लिए ये डिमांड कर रहे हैं. वाई वॉज द हंगर स्ट्राइक कॉल्ड? हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक ने क्यों स्टार्ट किया? सोनम वांगचुक की तरह अदर पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सब ने ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट किए? फॉर द पास्ट 5 years सिविल सोसाइटी ग्रुप हैव बीन डिमांडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर लद्दाख. लास्ट 5 years से यहाँ के जो पीपल हैं या सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं वो लद्दाख के लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड लद्दाख में लद्दाख के लोकल पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट में शेयर को इंक्रीज करने के लिए डिमांड कर रहे हैं. द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 was read down by the parliament on August 5, 2019 and the state was split into 2 UTs, Jammu and Kashmir and Ladakh, the latter without an assembly. 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा इसको रीडाउन कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर 2 यूटीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में स्प्लिट कर दिया गया. बट लद्दाख के अंदर असेंबली का प्रोविजन नहीं किया गया जबकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए लेटेड असेंबली का प्रोविजन किया गया. द फियर ऑफ बिग बिजनेस एंड कॉन्ग्लोमरेट्स टेकिंग अवे लैंड एंड जॉब्स फ्रॉम द लोकल पीपल लीड टू दिस डिमांड. लद्दाख के पीपल को सबसे बड़ा जो फियर है वो ये है कि लद्दाख रीजन में बिग बिजनेसमैन एंड कॉन्ग्लोमरेट्स यहाँ पर लैंड एंड जॉब्स पर एक तरीके से एनक्रोच कर रहे हैं. As per 2011 census, the total population of Ladakh was 274,289. Mr. Wangchuk announced a 35-day hunger strike to demand the resumption of talk with the Union Ministry of Home Affairs. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन 274,289 है. मिस्टर वांगचुक ने 35 डे हंगर स्ट्राइक इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज यूनियन होम मिनिस्ट्री लद्दाख की जो डिमांड है उसको लेकर टॉक नहीं कर रही थी. हाउ स्टेटहुड इन इंडिया इज ग्रांटेड? इंडिया में स्टेटहुड किस तरह से ग्रांट किया जाता है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं? स्टेटहुड इन इंडिया इज ग्रांटेड बाय इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ही स्टेटहुड ग्रांट किया जाता है.
Under the provision of Article 2 and Article 3 of the Constitution, Parliament has the sole authority to create new state, admit new state, and form new state by altering the boundaries, name or areas of existing state. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट न्यू स्टेट बना सकती है, न्यू स्टेट एडमिट कर सकती है एंड किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री, नेम और एरियाज को अल्टर करके वो न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है। A bill is introduced in either house of parliament requiring prior presidential recommendation and a simple majority vote for passage. न्यू स्टेट बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। इससे पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन टेकिंग करना होगा और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी वोट से इसको पास कराना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर्टिकल 2 ग्रांट पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। यूनियन में अगर किसी स्टेट को एडमिट करना है या एक न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करना है, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को पावर ग्रांट की गई है। आर्टिकल 3 ऑथराइज पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और अल्टरिंग द बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि अगर हमें एक न्यू स्टेट बनाना है और न्यू स्टेट बनाने के लिए अगर हमें किसी स्टेट को सेपरेट करना है या फिर उसके बाउंड्रीज को अल्टर करना है या उसके नेम को अल्टर करना है, उसके बाद अगर हमें कोई न्यू स्टेट बनाना है तो इससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 3 के अंदर किए गए हैं। यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बिटवीन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल 2 के अंदर प्योरली एक नया स्टेट होगा जो एडमिट किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 3 के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको ब्रेक डाउन करके, उसके बाउंड्रीज को अल्टर करके, उसके नेम को अल्टर करके अगर कोई नया स्टेट बनाया जाता है देन वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। जिस तरह से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को ब्रेक करके 2 सेपरेट स्टेट बना दिए गए, ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनाए गए। अगर हमें किसी न्यू स्टेट को एडमिट करना है जो प्योरली हमारा नहीं था पहले, उसको हमें आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग करना होगा। बट जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड अगर ये मैटर लद्दाख से रिलेटेड अगर इस इशू को सॉल्व करना है, में लद्दाख को अगर स्टेटहुड गिवन करना है तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग इसको स्टेटहुड गिवन करना होगा। व्हाट इज द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं? स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। The sixth schedule contains special provision for the administration of tribal areas in 4 northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. फोर्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल के अंदर मेनली नॉर्थ ईस्टर्न के 4 स्टेट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन सिक्स शेड्यूल के अंदर किए गए हैं। प्रोवाइड फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन किया गया। द सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दैट हैव सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन अ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का प्रोविजन किया गया है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी गिवन की जाती है। What are autonomous districts and autonomous district councils? Autonomous districts and autonomous district councils क्या होते हैं? Autonomous districts, all tribal areas of sixth schedule or state have been constituted as autonomous districts. The governor is empowered to organize the autonomous districts. सिक्स शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए 4 स्टेट के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, इन सभी एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करें। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे और अगर अप्लाई करना है तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। Autonomous district councils. Each autonomous district has a district council consisting of 30 members, of whom 4 are nominated by the governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchise. ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं एंड रिमेनिंग 26 मेंबर्स अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट किए जाते हैं। The elected members hold office for a term of 5 years and nominated members hold office during the pleasure of governor. इलेक्टेड मेंबर्स का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 ईयर्स का होता है एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर के प्लेजर के ड्यूरिंग ही ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ईच ऑटोनोमस रीजन हैज ऑल्सो हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, ईच ऑटोनोमस रीजन के अंदर भी सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है।
व्हाट आर द पावर ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्या-क्या पावर्स होती हैं? रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर jurisdiction. नंबर 1, लॉ मेकिंग पावर. Autonomous district council can make law on certain specified matters like land, village administration, forest, canal water, shifting cultivation, the inheritance of property, marriage and divorce, social custom, and so on. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कुछ सडन स्पेसिफाइड मैटर्स सच एज लैंड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम से रिलेटेड लॉ मेकिंग करने की पावर इन्हें गिवन की जाती है। बट ऑल सच लॉ रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। इन सभी लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए गवर्नर के एसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर ऑफ काउंसिल्स कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर होती है कि वो विलेज काउंसिल और विलेज कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइबल्स, दे हियर अपील फ्रॉम देम। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट विलेज काउंसिल या विलेज कोर्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सो दैट ट्राइबल पीपल के बिटवीन अगर केसेस हो जाते हैं एंड सूट्स के ट्रायल के लिए ये कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके अंदर हियरिंग की जाती है। High Court jurisdiction over these suits and cases is specified by the governor. हाई कोर्ट का jurisdiction इस तरह के कोर्ट पर गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाई किया गया। इट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट विलेज लेवल के कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा, इन कोर्ट पर हाई कोर्ट का jurisdiction कितना होगा, इससे रिलेटेड प्रोविजन भी गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाई किए जाते हैं। Number 3, the district council can establish, construct or manage primary school, market, ferries, dispensaries, fisheries, roads and etc. in the district. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ये भी पावर गिवन किया गया है कि वो प्राइमरी स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकती है, मैनेज कर सकती है, मार्केट, फेरीज, डिस्पेंसरी, फिशरीज, रोड, इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं को गिवन की गई है। Number 4, district council are empowered to assess and collect land revenue and to impose certain specified taxes. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, असेस करने का पावर गिवन किया गया है एंड स्पेसिफाइड टैक्स भी इम्पोज करने का ना राइट गिवन किया गया है। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटी अबाउट इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल? 6th शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड करने से रिलेटेड एनसीएसटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? NCST is a constitutional body to safeguard socio-cultural rights of ST. NCST ST कम्युनिटी के सोशियो कल्चरल राइट को सेफगार्ड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंथ्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिन द स्टेटस ऑफ ट्राइबल इन लद्दाख बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा NCST को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन किया गया है कि वो लद्दाख के पीपल का ट्राइबल पीपल का क्या स्टेटस है उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन करें। NCST has recommended that Ladakh be included in the 6th schedule of the Constitution. NCST ने रिकमेंड किया है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। If included, Ladakh will be the only UT in the 6th schedule. Such a status to Ladakh would require a constitutional amendment. लद्दाख को अगर 6th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाता है, लद्दाख पहला यूटी होगा जिसको 6th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया। इस तरह का एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की रिक्वायर होगी। रीजन्स बिहाइंड द रिकमेंडेशन टू इंक्लूड लद्दाख इन 6th शेड्यूल। लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए NCST ने जो रिकमेंडेशंस गिवन किए, उन रिकमेंडेशंस के बिहाइंड क्या क्या रीजन थे? नंबर 1, मोर देन 90% ऑफ द लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल। द प्राइमरी शेड्यूल्ड ट्राइब इन लद्दाख आर बेल्तीबेड़ा, बोट, ब्रोकपा, मोन, शांगपा, गारा एंड पुरिकपा। लद्दाख की ओवरऑल पॉपुलेशन का जो 90% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। लद्दाख के अंदर प्राइमरली एसटी ट्राइब्स के अंदर बेल्तीबेड़ा, बोट ब्रोकपा, मोन, छांगपा, गारा एंड पुरुकपा ये कुछ स्पेशल एसटी कम्युनिटी यहाँ पर पाई जाती हैं। नंबर 2 रीजन क्या था? लद्दाख है सेवरल डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज एंड विच नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड प्रमोटेड। लद्दाख के अंदर सेवरल डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज है जिसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल के अंदर अगर इसको ऐड कर दिया जाएगा देन यहाँ के कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नंबर 3, encourage in the 6th schedule will help in democratic devolution of power in the region and will also enhance the transfer of funds for speedy development of region. 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को अगर इंक्लूड किया जाएगा, लद्दाख के लिए डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर को इंश्योर किया जा सकता है
और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए फंड को स्पीडी तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। वाई इट इज डिफिकल्ट टू लद्दाख इंक्लूजन इन सिक्स शेड्यूल। लद्दाख का सिक्स शेड्यूल में इंक्लूजन क्यों डिफिकल्ट है? सिक्स शेड्यूल इज ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर द सिक्स शेड्यूल इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट सो लद्दाख इंक्लूजन इन इट वुड बी डिफिकल्ट। सिक्स शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए प्रोविजन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के लिए ही सिक्स शेड्यूल का प्रोविजन किया गया है। यही वजह है कि लद्दाख का सिक्स शेड्यूल में इंक्लूजन वेरी डिफिकल्ट हो सकता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन नो रीजन आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के इन 4 स्टेट को छोड़कर अदर एरियाज को फोर्थ सिक्स शेड्यूल के अंदर प्रोविजन नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड विच आर टोटली ट्राइबल आर ऑल्सो नॉट इन द सिक्स शेड्यूल। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर फुल्ली ट्राइबल पीपल हैं बट उनको भी सिक्स शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं किया गया है सच एज अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड जहां पर टोटली ट्राइबल पीपल हैं। Even in Manipur, which has a predominantly tribal population in some places, the autonomous councils are not included in the sixth schedule. Even मणिपुर के अंदर प्रिडोमिनेटली यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है कुछ एरियाज में। इन एरियाज के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं बट इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भी सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल फॉर ट्राइबल एरियाज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री देयर इज द फिफ्थ शेड्यूल। 4 स्टेट को छोड़कर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जहाँ भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए फिफ्थ शेड्यूल का प्रोविजन किया गया है। इट मीन्स इन एरियाज के ट्राइबल पीपल को एडमिनिस्टर करने के लिए फिफ्थ शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर इफ गवर्नमेंट टू डिसाइड फॉर इंक्लूजन लद्दाख इन द सिक्स्थ शेड्यूल इट नीड टू बी ब्रिंग अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस पर्पज। गवर्नमेंट अगर लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करती है तो इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। व्हाट आर द प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्स इन लद्दाख। लद्दाख में लोकल रिसोर्सेज पर क्या क्या प्रेशर पड़ रहे हैं? नंबर वन, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग टूरिस्ट फुटफॉल। लद्दाख के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है, साथ ही यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नंबर टू, वाटर रिलेटेड इशूज। कुछ वाटर रिलेटेड इशूज भी लद्दाख के अंदर रेज हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पर टूरिज्म बढ़ने की वजह से वाटर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। हाउ डज क्लाइमेट चेंज थ्रेटन द रीजन। क्लाइमेट चेंज किस तरह से लद्दाख रीजन के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहा है? चैलेंजेस पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। नंबर वन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड एक्सट्रीम रेनफॉल। लद्दाख में बहुत ज़्यादा फ्लड्स इंसिडेंट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड एंड एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से यहाँ के पीपल की नॉर्मल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है एंड टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगस्त 2010, अगस्त 2014 एंड अगस्त 2021 में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स से रिलेटेड यहाँ पर इंसिडेंट हुए। ग्लेशियर आर श्रिंकिंग एंड ग्लेशियर लेक आर इंक्रीजिंग। लद्दाख के अंदर ग्लेशियर्स श्रिंकिंग हो रहे हैं और ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से ग्लेशियर लेक इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, टूरिज्म इन्फ्लक्स। टूरिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है, इसके वजह से यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो थोड़ा अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ ने भी लद्दाख के इंस्टेबिलिटी के लिए कुछ थ्रेट क्रिएट किए हैं और इसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? Panchayat Raj institutions in India have a long history dating back to ancient times. During pre-independence, these institutions were known as panchayats and were primarily responsible for maintaining law and order in rural areas. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडिया में एंशियंट टाइम्स से कंटिन्यू चल रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंस एरा में इन इंस्टीट्यूशंस को पंचायत के नाम से जाना जाता था एंड इन पंचायत का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रूरल एरियाज के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। ड्यूरिंग द वैदिक एरा में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस किस तरह से वर्क करते थे? पंचायत सिस्टम वाज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। वैदिक एरा में जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए पंचायती राज सिस्टम एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करता था।
कंपोजिशन ऑफ ओल्ड पंचायत का कंपोजिशन किस तरह से हुआ करता था? द पंचायत वॉज composed ऑफ द विलेज हेडमैन एंड फोर अदर रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी हु वर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स। एंशियंट टाइम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर मेनली 5 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें वन विलेज हेडमैन हुआ करता था एंड 4 अदर रेस्पेक्टेड पीपल विलेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनको विलेजर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। एंशिएंट पीरियड में पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी? रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड प्रोवाइडिंग अ फॉरम फॉर विलेज लेवल डिसीजन मेकिंग। ओल्ड टाइम में पंचायत डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक इम्पोर्टेंट सिस्टम था। साथ ही विलेज लेवल डिसीजन मेकिंग फोरम के तौर पर ये वर्क किया करती थी। In the 19th and early 20th century, British colonial rule introduced modern form of local self-government in India, which were based on the Panchayati Raj system. 19th एंड 20th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म का मॉडर्न तरीका फॉलो किया और ये पंचायती राज सिस्टम के बेस पर ही था। आज जो पंचायती राज सिस्टम इंडिया के अंदर चल रहा है, ये पंचायती राज सिस्टम मेनली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बेस पर ही है। PRIs have played a vital role in governance of rural areas in modern India. मॉडर्न इंडिया में रूरल एरियाज के गवर्नेंस को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आज इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। What is constitutional provisions related to पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? The 73rd Constitutional Amendment Act 1992, it is also known as the Panchayati Raj Act. It is landmark legislation in India that aims to provide a three-tier system of decentralized self-governance in rural areas. इंडिया में 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है एंड इसके अंडर पंचायती राज एक्ट पास किया जाता है। पंचायती राज एक्ट ये इंडिया के लिए एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो कि रूरल एरियाज के गवर्नेंस के लिए 3-tier सिस्टम प्रोवाइड करता है। द मेन प्रोविजन ऑफ एक्ट आर आउटलाइंड इन पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which consists of आर्टिकल 243 to 243 ओ। पंचायत से रिलेटेड मेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 के अंदर किए गए हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के अंडर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। सम मेजर प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए? नंबर 1, 3-tier सिस्टम, एस्टेब्लिशिंग अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत इन रूरल एरियाज कंप्राइजिंग द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर पहला प्रोविजन जो किया गया वो 3-tier सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। इसके अंदर रूरल एरियाज को गवर्न करने के लिए 3-tier सिस्टम और पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो पंचायत हैं ये 3 लेवल की पंचायत होती है। विलेज ग्राम पंचायत विच इज ऑल्सो नोन एज विलेज काउंसिल, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है, एंड जिला परिषद विच इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एज पर आर्टिकल 243 बी, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट रिक्वायर्ड इन स्टेट विच हैव पॉपुलेशन 20 लाख और लेस। जिन स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख या 20 लाख से लेस है उन स्टेट के अंदर पंचायत का इंटरमीडिएट लेवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन स्टेट के अंदर पंचायत का इंटरमीडिएट लेवल स्किप हो सकता है। दस नॉट ऑल स्टेट है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। इंडिया के सभी स्टेट में इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत नहीं है, उन्हीं स्टेट में है जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख और मोर देन 20 लाख है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एवरी विलेज विच हैव अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 500 पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ विलेज पंचायत इज मैंडेटरी। कोई भी विलेज जिसकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 500 है वहां पर विलेज पंचायत मैंडेटरी किया गया है। नंबर 3, इलेक्शंस, मैंडेटिंग रेगुलर इलेक्शन टू द पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि पंचायत के जो इलेक्शन होंगे वो रेगुलर इलेक्शन होंगे।
नंबर 4 मिनिमम एज फॉर पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड मिनिमम एज के बारे में क्या प्रोविजन किया गया है? द मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन एट एनी लेवल इज 21 ईयर। पंचायत लेवल पर अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है उसके लिए मिनिमम एज 21 ईयर फिक्स की गई है। नंबर 5 रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड वुमेन इन पंचायत एट ऑल लेवल। ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द विलेज एंड इंटरमीडिएट लेवल। पंचायत सिस्टम में ऑल लेवल पर SC ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन फिक्स किया गया है। साथ ही पंचायत के लिए जो चेयरपर्सन का ऑफिस होता है विलेज एंड इंटरमीडिएट लेवल पर, उस चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए भी यहाँ पर SC ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन गिवन किया गया है। नंबर 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन constituted to review the financial position of panchayat and to make recommendations for the devolution of funds, grant and aid and taxes to पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट के अंदर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, जो कि पंचायत के लिए फंड डेवोल्यूशन करने के लिए, ग्रांट इन एड एंड पंचायत के लिए टैक्सेस से रिलेटेड प्रोविजन करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस गिवन करेंगे। नंबर 7 पावर एंड फंक्शंस। पंचायत के क्या-क्या पावर होंगे, क्या-क्या फंक्शंस होंगे, इससे रिलेटेड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या-क्या प्रोविजन किए गए हैं। Panchayat are given the power, authority, and responsibility of preparation of plans for economic development and social justice, and the implementation of the schemes for the development of agriculture, cottage and small scale industry, education, health, and other sectors। पंचायत को कुछ वेरियस एक्ट करने के लिए पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन की गई हैं, सच एज विलेज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए प्लान प्रिपरेशन करने की पावर गिवन की गई है। साथ ही एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए वेरियस स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन करने की इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई है। Number 8 power of governor. The governor constitute the state finance commission to review the financial position of the panchayat and make recommendations related to the distribution of taxes and duties। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सो दैट स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू कर सके। साथ ही पंचायत के लिए फंड डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन किए जा सके। नंबर 9 स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश टू कंडक्ट इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट एट 3 टायर। 3 टायर की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, इन सभी के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। नंबर 10 डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन ऑफ पंचायत एंड द फिलिंग ऑफ वैकेंट वैकेंसीज इन पंचायत। पंचायत का डेजोल्यूशन हो सकता है एंड पंचायत की अगर कोई वैकेंसी वैकेंट रहती है उसको फिलिंग करने से रिलेटेड भी प्रोविजन किए गए हैं। सस्पेंशन और रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ पंचायत। अगर चेयरपर्सन या पंचायत के मेंबर का सस्पेंशन किया जाता है, रिमूवल किया जाता है, उससे रिलेटेड भी जो वैकेंसी है उसको फिल करना होगा। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नंबर 1 लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट देयर फंक्शंस इफेक्टिवली। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आज अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली तरीके से परफॉर्म करने के लिए इन्हें सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। दिस कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इससे ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 2 लिमिटेड पावर एंड फंक्शंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव लिमिटेड पावर एंड फंक्शंस कंपेयर्ड टू अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट व्हिच कैन हिंडर देयर एबिलिटी टू एड्रेस लोकल इश्यूज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंपेयर में उतना पावर एंड फंक्शंस नहीं मिला हुआ है जितना गवर्नमेंट के अदर लेवल को मिला हुआ है। इसकी वजह से पंचायत को लोकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं।
Number 3, weak capacity and lack of trained personnel. Many Panchayat Raj institutions lack the capacity and trained personnel to carry out their functions effectively. बहुत सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रेंड पर्सनल नहीं है, जिसकी वजह से पंचायत का जो भी फंक्शन है वो इफेक्टिवली तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता है। दिस कैन लीड टू पुअर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन एंड उसका प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। नंबर 4, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप का जो पार्टिसिपेशन है वो आज भी लिमिटेड है। Panchayati Raj institutions have low level of participation from women and disadvantaged group, which can limit their ability to represent the needs and interest of the entire community. आज भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप का पार्टिसिपेशन काफ़ी लो लेवल पर है। यही वजह है कि डिसएडवांटेज ग्रुप की एंटायर कम्युनिटी के इंटरेस्ट और उनकी नीड्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी लिमिट है। Number 5, political interference. Political interference is encouraging Panchayat Raj institutions, undermining their independence and decision-making process. आज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पंचायत की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एंड उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो एक तरीके से अंडरमाइन हो रही है। Number 6, limited access to information. Panchayat Raj institutions often have limited access to information, hinder their ability to make informed decisions and plan development project. पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आज इनका इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड एक्सेस है। यही वजह है कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन उन्हें नहीं मिल पाते हैं और डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लान जो भी हैं उसको प्रॉपर तरीके से ये उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं मिल पाती है। नंबर 7, पुअर कोऑर्डिनेशन विद अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैव लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट व्हिच कैन हिंडर देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का गवर्नमेंट के अदर लेवल तक जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है। यही वजह है कि वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कई बार हिंडर हो जाता है। हाउ कैन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बी स्ट्रेंथन इन इंडिया? इंडिया में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को किस तरह से स्ट्रेंथ किया जा सकता है? नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल पोजीशन को हमें स्ट्रेंथ करना होगा। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड गिवन ग्रेटर शेयर ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू एनेबल देम टू कैरी आउट देयर फंक्शंस इफेक्टिवली। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को हमें इसका जो शेयर है उसको इंक्रीज करना होगा सो दैट ये अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली तरीके से कैरी आउट कर सकें। नंबर 2, एनहांसिंग द पावर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बी गिवन मोर पावर एंड फंक्शंस टू एड्रेस लोकल इश्यूज मोर इफेक्टिवली। लोकल इश्यूज को मोर इफेक्टिवली तरीके से एड्रेस करने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को हमें मोर पावर एंड फंक्शंस गिवन करने होंगे। नंबर 3, improving the capacity and training of Panchayat Raj functionaries. There is a need to establish a national institute for Panchayat leadership and training to provide capacity building and training to Panchayat Raj functionaries. Uh, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनरीज को हमें ट्रेनिंग गिवन करना होगा एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमें फोकस करना होगा और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पंचायत लीडरशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा। Number 4, promoting the participation of women and disadvantaged group. Need to take measure to increase the participation of women and disadvantaged group in Panchayat Raj institutions, such as reserving seat for these group and providing them with training and support. पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप का हमें पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा और इसके लिए हमें इन ग्रुप का पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सीट्स के जो रिजर्वेशन है उसको इंक्रीज करना होगा और इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करना होगा। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट गंगा रिवर सिस्टम। स्टडी फाइंड्स दैट द गंगा रिवर इज ड्राइंग फास्टर देन इन 1300 ईयर्स। कुछ स्टडी फाइंड आउट करती है कि गंगा रिवर
लास्ट 1300 में सबसे ज़्यादा फास्टर रेट से ड्राइंग कर रही है। द गंगा रिवर सस्टेन अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 600 मिलियन पीपल एंड इज सेंट्रल टू साउथ एशियाज इकोनॉमी एंड कल्चर एंड इट इज ड्राइंग एट अ फास्ट रेट। गंगा रिवर अबाउट 600 मिलियन पीपल को सस्टेन करती है। साउथ एशिया की इकोनॉमी एंड कल्चर के लिए गंगा रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, बड़ी फास्टर तरीके से ड्राइंग हो रही है। द गंगा बेसिन अकाउंट फॉर 40% ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया की जीडीपी के लिए गंगा रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल जीडीपी का 40% तक गंगा रिवर कॉपरेट करती है। Statistical analysis point out to weaker monsoon linked to rapid Indian Ocean warming and aerosol pollution, groundwater pumping reducing base flow and land use changing। कुछ एनालिसिस ये भी शो कर रही हैं कि जो मॉनसून वीक हो रहा है ये इंडियन ओशन वार्मिंग की वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। अबाउट गंगा रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन एशिया। गंगा इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। टोटल लेंथ इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा रिवर की लेंथ 2500 किलोमीटर से ओवर है। वन ऑफ द थ्री मेजर रिवर बेसिन, द गंगा रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द थ्री मेजर रिवर बेसिन दैट कंप्राइजेज द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को कंप्राइज करने वाले थ्री मेजर रिवर बेसिन है, जिसमें से गंगा रिवर सिस्टम भी एक मेजर रिवर बेसिन है। द गंगा रिवर एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सस्टेनिंग डाइवर्स इकोसिस्टम अलोंग इट्स कोर्स। गंगा रिवर और इसके जितने भी ट्राइब्यूटरीज हैं वो नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट से फ्लो हो रहे हैं। ये सभी रिवर्स डाइवर्स इकोसिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं। द गंगा रिवर बेसिन इज अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, हाउसिंग अबाउट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। गंगा रिवर बेसिन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हाउसिंग गिवन कर रही है। इंडिया के अबाउट हाफ पॉपुलेशन है जो गंगा रिवर के आसपास हाउसिंग किया हुआ है। इट सप्लाई ओवर वन थर्ड ऑफ इंडिया सरफेस वाटर एंड अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज वाटर यूज। इंडिया के सरफेस वाटर के लिए 33% कंट्रीब्यूशन गंगा रिवर ही करती है। एंड कंट्री जितना भी वाटर यूज करता है हाफ वाटर गंगा रिवर के थ्रू ही सप्लाई किया जाता है। Beyond its vital role in daily life, Ganga is also revered as one of the India's holiest river, with cultural and spiritual significance extending far beyond the basin। गंगा रिवर इंडिया की एक हॉलिस्ट रिवर है और इसका कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख इन एन एलिवेशन ऑफ 3892 मीटर। गंगा रिवर गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो कि 3892 मीटर अबव है। द गंगा रिवर फ्लो अबाउट 2525 किलोमीटर ईस्टवर्ड थ्रू अ वास्ट प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। गंगा रिवर 2525 किलोमीटर तक पाथ कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इट क्रॉसेस 5 स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के अबाउट 5 स्टेट को ये क्रॉस करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इट हैज अ कैचमेंट एरिया ऑफ 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के ओवरऑल एरिया का अबाउट 26.4% एरिया को कवर करती है। फाइनली इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। कोर्स ऑफ गंगा रिवर का कोर्स क्या है? द भागीरथी कंसिडर्ड टू बी द सोर्सेस स्ट्रीम ऑफ द गंगा। गंगा की सोर्स स्ट्रीम को भागीरथी नाम से जाना जाता है। मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कंप्राइज द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा। द इम्पोर्टेंट अमंग दीज आर अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडार एंड मंदाकिनी एंड भील गंगा। एट देवप्रयाग अलकनंदा मीट द भागीरथी, द रिवर इज नेम्ड गंगा। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के साथ मीट करती है, उसके बाद इस रिवर को गंगा के नाम से जाना जाता है। इट फ्लो इनटू द गैंगेटिक प्लेन एट हरिद्वार। हरिद्वार में ये गैंगेटिक प्लेन रीजन में फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। हरिद्वार बैरेज
हरिद्वार बैरेज चैनल्स वाटर इनटू द अपर गंगा कैनल फॉर इरिगेशन पर्पस। हरिद्वार बैरेज चैनल जो है वो अपर गंगा कैनल में वाटर को रन करती है और इरिगेशन पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। बिजनौर बैरेज डायरेक्ट वाटर इनटू द मध्य गंगा कैनल बट दिस कोर्स ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। बिजनौर कैनल जो है ये वाटर को मध्य गंगा कैनल की तरफ डाइवर्ट करता है। नरौरा वाटर इज डाइवर्टेड इनटू द लोअर गंगा कैनल। नरौरा में वाटर को लोअर गंगा कैनल की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। रामगंगा रिवर जॉइन द गंगा नियर कन्नौज। कन्नौज के आसपास रामगंगा रिवर गंगा के साथ ज्वाइन हो जाती है। यमुना कॉन्फ्लुएंसेस गंगा एट द संगम इन प्रयागराज। यमुना गंगा के साथ प्रयागराज में मीट करती है। बियॉन्ड प्रयागराज गंगा इज जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूट मोस्ट ऑफ विच आर फ्रॉम द नॉर्थ एंड अ फ्यू फ्रॉम ऑफ द साउथ। The Farakka barrage in West Bengal regulates the flow of Ganga River, divert a portion of its water into a feeder canal that connect the Hooghly River, helping to keep it relatively free of silt. फरक्का बैरेज जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, गंगा रिवर के फ्लो को यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है एंड गंगा रिवर के वाटर को फीडर कैनल में ट्रांसफर किया जाता है जो कि हुगली रिवर के साथ कनेक्ट होती है। बिलो द फरक्का बैरेज द गंगा रिवर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। फरक्का बैरेज के नीचे गंगा रिवर टू ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। नंबर वन भागीरथी, नंबर टू पद्मा। भागीरथी हुगली इज ऑन द राइट एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल। भागीरथी को हुगली नाम से भी जाना जाता है। ये फरक्का बैरेज के राइट साइड में है, बे ऑफ बंगाल के साथ मीट हो जाती है। पद्मा इज ऑन द लेफ्ट एंटर बांग्लादेश एंड मीट रिवर ब्रह्मपुत्र एंड मेघना बिफोर फाइनली जॉइनिंग द बे ऑफ बंगाल। फरक्का बैरेज के लेफ्ट साइड में पद्मा रिवर है जो कि बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। वहां एंटर करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मेघना रिवर के साथ मीटिंग करती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन हो जाती है। ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? द मेजर ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर आर यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, दामोदर एंड कोसी एटसेट्रा। द राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज आर गोपत रिवर, रिहांद रिवर, करहा रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर। द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आर घग्गर रिवर, जोहिला रिवर एंड छोटी महानदी रिवर। यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम का मैप गिवन है। सम इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर वन अलकनंदा रिवर। इट ओरिजिनेट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सतोपंथ एंड भागीरथ ग्लेशियर इन उत्तराखंड। अलकनंदा रिवर उत्तराखंड के भागीरथी ग्लेशियर एंड सतोपंथ के कॉन्फ्लुएंस से ओरिजिनेट होती है। अलकनंदा रिवर मीट द भागीरथी रिवर एट देवप्रयाग, आफ्टर विच इट इज कॉल्ड एज द गंगा रिवर। अलकनंदा रिवर भागीरथी के साथ देवप्रयाग में मीट होती है, उसके बाद इस रिवर को गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। इट्स मेन ट्राइब्यूटरीज आर मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडा रिवर। ये सभी अलकनंदा रिवर के ट्राइब्यूटरीज हैं। द हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बद्रीनाथ एंड द नेचुरल स्प्रिंग तप्तकुंड लाई अलोंग द बैंक ऑफ द अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर के बैंक पर हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ यहीं पर सिचुएटेड है एंड नेचुरल स्प्रिंग ताप्त कुंड भी यहीं पर सिचुएटेड है। At its origin, Lake Satopanth is a triangular lake named after the Hindu trinity Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva. अलकनंदा रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर लेक सतोपंथ एक ट्रायंगुलर लेक है। ये ट्रायंगुलर लेक हिंदू ट्रिनिटी लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा के नेम पर है। नंबर ऑफ भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर इज वन ऑफ द टू मेजर हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। भागीरथी रिवर गंगा की मेजर टू हेड स्ट्रीम में से एक है। कन्वर्जेज विद अलकनंदा एट देवप्रयाग टू फॉर्म द गंगा रिवर। भागीरथी रिवर देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मीट करती है, उसके बाद गंगा फॉर्म होती है। इट राइजेज एट द फुट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर इमर्ज होती है। नंबर 3 धौली गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वसुंधरा ताल द लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक इन उत्तराखंड। धौलीगंगा रिवर वसुंधरा ताल से ओरिजिनेट होती है। वसुंधरा ताल उत्तराखंड की लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है। ट्राइब्यूटरी ऑफ द अलकनंदा अलोंगसाइड द नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी एंड भागीरथी। इट इज joined by the Rashiganga river at Raini. It emerges with the Alaknanda at Vishnupriyag. There it lost its identity and the Alaknanda flows southwest
through Nandprayag, Kanprayag until it meets the Mandakini river which comes from the north at Rudraprayag. Number 4, Rishi Ganga river originated from the Uttari Nanda Devi glacier on Nanda Devi mountain. ऋषि गंगा रिवर नंदा देवी माउंटेन पर उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है. इट फ्लो थ्रू द नंदा देवी नेशनल पार्क एंड मर्ज इनटू द धौली गंगा रिवर नियर द विलेज ऑफ रैनी. ऋषि गंगा रिवर नंदा देवी नेशनल पार्क से फ्लो होती है एंड धौली गंगा रिवर के साथ ये मर्ज हो जाती है. नंबर 5, राम गंगा रिवर ओरिजिनेट ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ दुधातोली हिल इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के दुधातोली हिल से रामगंगा रिवर इमर्ज होती है. इट इज फेड बाय स्प्रिंग्स दैट राइज फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स. The rivers course through the lower Himalayan hills and make distinct geographical characteristics such as incised meanders, paired and unpaired terraces, interlocking spurs, waterfall, rock benches, cliffs, and towering ridges. It flows through the Doon Valley of Corbett National Park. ये रिवर कार्बेट नेशनल पार्क के दोन वैली से फ्लो होती है. द रामगंगा अल्टीमेटली जॉइन द गंगा नियर कन्नौज विद बरेली सिटी सिचुएटेड अलोंग इट्स बैंक. रामगंगा रिवर कन्नौज में गंगा के साथ मीट हो जाती है और बरेली सिटी रामगंगा रिवर के बैंक पर ही सिचुएटेड है. नंबर 6, गोमती रिवर originated from गोमताल which formerly is known as फुलहार झील नियर माधो तांडा पीलीभीत इन यूपी. यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में माधव टांडा के नियर गोमत ताल से गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है. इट मीट्स द गंगा रिवर इन गाजीपुर. गाजीपुर में गंगा रिवर के साथ गोमती रिवर मीट हो जाती है. मार्कंडे महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गोमती एंड गंगा रिवर. मार्कंडे महादेव टेम्पल गोमती एंड गंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर ही सिचुएटेड है. द साई रिवर सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी मर्ज विद गोमती नियर जौनपुर. गोमती रिवर की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो साई रिवर है. गोमती के साथ ये रिवर जौनपुर में मीट होती है. सिटी ऑन द बैंक ऑफ गोमती लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर एंड जौनपुर ये सभी रिवर गोमती रिवर के बैंक पर सिचुएटेड हैं. ये सिटीज हैं मेनली, ये सभी गोमती रिवर के बैंक पर सिटीज सिचुएटेड है. नंबर 7, घाघरा रिवर ओरिजिनेटेड इन द ग्लेशियर ऑफ मैप्चुआंगो ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज कार्नेली और ओरियल. इट इज अ ट्रांसबाउंडरी पेरेनियल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटो नियर लेक मानसरोवर. ये लेक मानसरोवर के नियर तिब्बतन प्लेटो से इमर्ज होती है. फ्लो थ्रू द हिमालय इन नेपाल इज जॉइंड बाय शारदा रिवर एंड ब्रह्मघाट इन इंडिया. मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड merges with at Chhapra in Bihar. Major tributary of this river Rapti, Choti, Gandak, Sarda and Saryu river etc. Number 8, Sarda river originated from the Milam glacier in Nepal where it is known as Gori Ganga. सारदा रिवर नेपाल हिमालय के मिलम ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जहां पर इस रिवर को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है. In Uttarakhand, Pithoragarh district, it is also known as the Kali River and rises from Kalapani, a significant site on the route of the Kailash Mansarovar यात्रा. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में शारदा रिवर को काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है. काला पानी से राइज होती है एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रूट है वहां से ये फ्लो होती हुई दिख जाएगी. द रिवर फ्लो इन अ ब्रॉड सेक्शन ऑफ upper region of the Himalaya. The Mahakali, after it descended into the plain of India, is known as Sarda, which beat the Ghagra. Number 9, Saryu River, originated from Nandakot Mountain in Bageshwar district, Uttarakhand. उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के नंदाकोट माउंटेन से सरयू रिवर ओरिजिनेट होती है. फ्लो थ्रू यूपी एंड उत्तराखंड. सरयू रिवर यूपी एंड उत्तराखंड से फ्लो होती है. Holds ancient significance and is mentioned in the Vedas and Ramayana. वेद एंड रामायण में भी इस रिवर को मेंशन किया गया है. इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर शारदा. नंबर 10, राप्ती रिवर originated साउथ ऑफ द वेस्टर्न धौलीगिरी हिमालय एंड महाभारत रेंज इन नेपाल. वेस्टर्न धौलीगिरी हिमालय के साउथ से एंड महाभारत रेंज जो नेपाल में वहां से ओरिजिनेट होती है. निकनेम गोरखपुर सोरो, इसको गोरखपुर सोरो के नाम से भी जाना जाता है. नंबर 11, गंडक रिवर
formed by the union of the Kali and Trishuli river, which rise in the Great Himalaya range in Nepal. गंडक रिवर काली एंड तुलसी रिवर के यूनियन से बनती है। ग्रेट हिमालय रेंज जो कि नेपाल में है वहां से राइज होती है। फ्रॉम दिस जंक्शन टू द इंडियन बॉर्डर द रिवर इज नोन एज द नारायणी। मीट गंगा रिवर एट पटना कॉल्ड सोनपुर। पटना में गंगा रिवर के साथ ये मीट होती है जहां पर इसको सोनपुर के नाम से जाना जाता है। द मिडिल एंड द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर फ्लो थ्रू द वी शेप्ड वैलीज inside meanders and have paired and unpaired terraces on either side. Numbered Kosi River, also known as सप्तकोसी फॉर इट्स सेवन हिमालयन ट्रिब्यूटरी। कोसी रिवर को सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसके सेवन हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडियन एंटीसीडेंट ट्रांसबाउंडरी रिवर दैट फ्लो थ्रू बोथ नेपाल एंड इंडिया। नेपाल और इंडिया दोनों से ये फ्लो होती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड जॉइंट इट एट कौरजिला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कोसी रिवर गंगा की एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। द कोसी रिवर्स कैचमेंट इंक्लूड द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंटेन माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। कोसी रिवर का जो कैचमेंट है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इट मीन्स माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा तक ये स्प्रेड है। Due to its unstable nature, heavy silt it carry during the monsoon season. It is known as Soro of Bihar. इसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज इसका जो नेचर है वेरी अनस्टेबल है एंड हैवी सिल्ट ये कैरी करके लाती है मानसून सीजन में। नंबर 13 सोन रिवर originated नियर अमरकंटक इन एमपी एंड फ्लो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सोन रिवर एमपी के अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। फ्लो पैरेलल द कैमूर हिल्स फ्लोइंग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट थ्रू यूपी झारखंड एंड बिहार स्टेट। कैमूर हिल्स के पैरेलल ये फ्लो करती है। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में ये यूपी झारखंड एंड बिहार स्टेट तक फ्लो करती है। ज्वाइन द गंगा जस्ट अबव पटना। पटना में ये गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। नंबर 4 रिहांद रिवर राइजेज फ्रॉम माटीरंगा हिल्स इन द रीजन साउथ वेस्ट ऑफ मैनपत प्लेटू इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मैनपत प्लेट्यू के साउथ वेस्ट रीजन में मैटीरंगा हिल्स है वहां से रिहांद रिवर राइज होती है। नंबर 15 नॉर्थ कोयल रिवर राइजेज ऑन द रांची प्लेट्यू एंड एंटर द पलामू इन झारखंड। रांची प्लेट्यू से ये रिवर राइज होती है एंड झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। द नॉर्थ कोयल टुगेदर विद इट्स ट्रिब्यूटरी meanders थ्रू द नॉर्थर्न रीजन ऑफ बेल्टा नेशनल पार्क। नॉर्थ कोयल रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरीज के साथ meanders मेकिंग करती है और बेल्टा नेशनल पार्क रीजन में भी ये फ्लो होती है। सिटी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। गंगा रिवर के बैंक पर कौन कौन से सिटीज हैं? नंबर 1 श्रीनगर ऋषिकेश हरिद्वार रुड़की रुड़की जो कि उत्तराखंड में है, बिजनौर, ये सभी उत्तराखंड वाले सिटीज थे। श्रीनगर ऋषिकेश हरिद्वार रुड़की एंड बिजनौर नरोरा कन्नौज कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर ये यूपी के सिटी हो गया। पटना भागलपुर बिहार के हो गए एंड बहरामपुर सैरामपुर हावड़ा एंड कोलकाता ये वेस्ट बंगाल के सिटी हो गए। ये सभी सिटी हैं जो कि गंगा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। 5 प्लेसेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के 5 कॉन्फ्लुएंस प्लेसेस कौन कौन से हैं? प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस एंड रिवर सिस्टम देवप्रयाग भागीरथी एंड अलकनंदा मीट करती है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एंड अलकनंदा मीट करती है। नंदप्रयाग नंदाकिनी एंड अलकनंदा मीट करती है। कर्णप्रयाग पिंडार एंड अलकनंदा मीट करती है। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा एंड अलकनंदा मीट करती है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हैं। बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल द गंगा अलॉन्ग विद द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन द भागीरथी हुगली एंड द पद्मा एंड और मेघना। बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलकर भागीरथी हुगली एंड पद्मा और मेघना रिवर के बिटवीन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। द डेल्टा इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड मैंग्रोव्स। डेल्टा डेंस फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया जाता है जिसको मैंग्रोव कहते हैं। तो थैंक्स फॉर